नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा उपचुनाव कहां से लड़ेंगे, ये अगले 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। सीएम धामी ने उन सभी विधायकों और शुभचिंतकों का आभार भी व्यक्त किया है जो सीएम के लिए अपनी विधानसभा सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। चंपावत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात पर सीएम धामी ने कहा, सभी की भावनाओं से हाईकमान को अवगत करा दिया गया है और इस पर हाईकमान को अंतिम फैसला लेना है। जल्द ही 2-3 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगा कि विधानसभा उपचुनाव कौन सी सीट से लड़ना है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चूंकि विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन आला कमान ने विधायक दल का नेता उन्हें विधायकों ने चुना। आला कमान के आदेश पर वो मुख्यमंत्री बने। 6 महीने के अंदर उन्हें विधानसभा की सदस्यता लेनी है, इसलिए कुछ सीटों की तरफ से ऑफर है। कुछ विधायकों ने कहा है कि वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। रोहित विक्रम सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। रोहित, अब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद कह रहे हैं कि 2 से 3 दिनों में तय हो जाएगा कि किस विधानसभा सीट से वो उपचुनाव लड़ेंगे। ऑप्शंस कौन कौन से हैं, दर्शकों को समझा दीजिए, और कौन सा मुफीद ऑप्शन हो सकता है पुष्कर सिंह धामी के लिए। जी बिल्कुल कुंदन, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर थे और उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, संगठन के नेताओं से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको अपने पास मिलने के लिए बुलाया था। तो उपचुनाव लड़ने को लेकर मोटा मोटा जो रोड मैप है या फिर जो निर्णय है वो हाईकमान की तरफ से हो चुका है। बस इसकी एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अगर सीट छोड़ने वाले विधायकों की अगर बात करें कुंदन, तो सबसे पहले सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और चंपावत के जो विधायक हैं कैलाश गहतोड़ी, इनके बीच में मुख्यमंत्री आवास में रात 1 बजे तक बातचीत होती है। मुख्यमंत्री इस बात को खुद मंच से अगले दिन चंपावत में जब वो जाते हैं तब वो जनता को संबोधित करते हुए बताते हैं। वो बताते हैं कि 1 बजे चंपावत आने का कार्यक्रम बना है और उसी समय चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने मंच से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी विधानसभा सीट चंपावत को छोड़ने की, यानी कि विधायकी से इस्तीफा देने की बात की और उनसे निवेदन किया कि आप अपना उपचुनाव जो है चंपावत से लड़िए। और इसके साथ ही मोहन सिंह मेहरा, राम सिंह कैड़ा और इसके साथ 2 अन्य विधायकों ने भी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक हैं, इन्होंने भी मुख्यमंत्री के लिए अपनी विधानसभा सीट छोड़ने की बात कही है। निर्दलीय विधायक खानपुर से जीत के आए हैं उमेश शर्मा, उन्होंने मुख्यमंत्री को ऑफर किया है अपनी सीट। और इसके साथ ही हरीश धामी जो कि कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, वो धारचूला से विधायक हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को ऑफर किया है कि मुख्यमंत्री आप मेरी विधानसभा सीट से लड़िए। और इसके साथ ही अभी ताज़ा जो ऑफर आया है वो भारतीय जनता पार्टी के रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी की तरफ से है। जब मुख्यमंत्री बैसाखी मेले में रुद्रपुर पहुँचते हैं तो मंच से ही वो इस बात की घोषणा करते हैं, भरत सिंह चौधरी की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मैं आपके लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं, आप रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़िए, आप निश्चित तौर पर चुनाव जीत के आएंगे। तो ये मोटा जो है ऑफर जो है तमाम विधायकों की तरफ से हुआ है। मुख्यमंत्री ने हाईकमान को अवगत करा दिया है। हालांकि चंपावत विधानसभा सीट पर जो है चुनाव लड़ने का निर्णय जो है हाईकमान ने ले लिया है, लेकिन अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और इसी को लेकर जब आज मुख्यमंत्री से सवाल किया हम लोगों ने, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि 1-2 दिन में जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी, हाईकमान बता देगा कि आपको कहां से चुनाव लड़ना है और उसके बाद चुनावी कैंपेन स्टार्ट होगी, नामांकन प्रक्रिया, जो चुनावी प्रक्रिया होती है, फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो शुरू हो जाएंगी। और सरकार की ओर से प्रयास यही होगा कि ये जो उपचुनाव है जल्द से जल्द करा लिया जाए। जी रोहित, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि कौन सी सीट चुनेंगे पुष्कर सिंह धामी। हालांकि आलाकमान को तय करना है, लेकिन कौन सी सीट को तय किया जाएगा। और चंपावत की सीट के बारे में आप बता रहे हैं कि चंपावत सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि चंपावत क्यों कंफर्टेबल है बीजेपी के लिए और पुष्कर सिंह धामी के लिए। जी देखिए, क्योंकि चंपावत से जो इस बार चुनाव जीत कर आए हैं कैलाश गहतोड़ी, उनकी परंपरागत सीट है, लगातार चंपावत से वो चुनाव जीतते हुए आए हैं। और ये इन कयासों को बल और इस वजह से भी मिलता है क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब चंपावत वो पहुंचे थे तो मंच से जब वो भाषण दे रहे थे
तो उन्होंने स्वयं कहा था कि रात 1 बजे तक मेरी चंपावत के जो विधायक हैं कैलाश गैतोड़ी से बातचीत होती रही और चुनाव को लेकर अनुभवों को साझा किया गया, उपचुनाव कहाँ से लड़ना है, इन तमाम विषयों पर भी बातचीत हुई है। और उसके तुरंत बाद जो है सीएम का अगले दिन का जो डे प्लान है वो तैयार हो जाता है और मुख्यमंत्री सुबह ही चंपावत कैलाश गैतोड़ी के साथ पहुंच जाते हैं। तो इस बात से संभावनाएं जो है प्रबल तौर पर लगाई जा रही, क्योंकि सबसे पहला ऑफर भी कैलाश गैतोड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री को दिया गया था और मुख्यमंत्री तुरंत ही उनके कहने पर चंपावत पहुंच गए थे। और जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज मुख्यमंत्री का था और जिस तरह से वो प्रफुल्लित दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जब वो चंपावत में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने आए थे। उसी समय मुख्यमंत्री को एहसास हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति में है। कैलाश गैतोड़ी ने क्षेत्र में बहुत काम किया है और कैलाश गैतोड़ी चूंकि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है वो निभाते हैं और एक त्याग का जो अपना जो एक एग्जाम्पल जो है कैलाश गैतोड़ी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आप मेरी विधानसभा सीट से लड़िए, आप 101% जीत जाएंगे चुनाव। जी रोहित, ये भी दिखाना पड़ेगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कि वो बड़ी जीत हासिल करते हैं। हालांकि ठीक है, बीजेपी के प्रत्याशी वहां से कैलाश गैतोड़ी जीते हैं, ये कंफर्टेबल सीट दिखाई देती है, लेकिन पिछली हार को भुलाने के लिए चूंकि विधानसभा का चुनाव पुष्कर सिंह धामी हार गए, आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया, विधायक दल के वो नेता चुने गए और मुख्यमंत्री के तौर पर अब उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के सामने क्या ये चुनौती होगी कि सबसे ज्यादा मार्जिन से वो चुनाव जीते भी तब पिछला दाग जो है वो धुल जाएगा? क्या ये भी एक बेंचमार्क को सेट करना चाहेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर कुंदन, अगर रिकॉर्ड मार्जिन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीतते हैं तो एक संदेश जाएगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता पूरे प्रदेश में है। चूंकि अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बतौर मुख्यमंत्री और बतौर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा ही सबसे बड़ा था और अपनी विधानसभा जो सीट है खटीमा, उसको जीतने के साथ साथ 69 बाकी सीटों पर भी कैंपेनिंग की जिम्मेदारी और उनको जिताने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास थी। तो हाईकमान कहीं ना कहीं इस बात का आकलन कर रहा है, क्योंकि इतना 47 सीटों का मैंडेट मिल जाएगा, इस बात की कल्पना हाईकमान ने भी नहीं की थी, प्रदेश संगठन में ने भी नहीं की थी और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक जीत के आए हैं उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि 47 सीटों का मैंडेट एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी इस बार मिल जाएगा। लेकिन ये कमाल हुआ है और हाईकमान ये चिंता कि जाहिर तौर पर बतौर स्टार प्रचारक सबसे बड़े चेहरे के रूप में पुष्कर सिंह धामी को अपनी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने का कम समय मिला, बाकी सभी 69 विधानसभा क्षेत्रों में की प्रचार का जिम्मा भी उनके पास था, लिहाजा उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। इसलिए हाईकमान ने डिसाइड कर दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने ये बोल दिया है कि हम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पे चुनाव जीत के आए हैं। चुनौती है कि वो सबसे बड़ी जीत हासिल करें विधानसभा के उपचुनाव में। बने रहिए रोहित, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा उपचुनाव कहां से लड़ेंगे ये अगले 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। सीएम धामी ने उन सभी विधायकों और शुभचिंतकों का आभार भी व्यक्त किया है जो सीएम के लिए अपनी विधानसभा सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। चंपावत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात पर सीएम धामी ने कहा है कि सभी की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। दरअसल हाल ही में उनका दिल्ली दौरा था, आलाकमान के साथ बातचीत हुई, गृह मंत्री के साथ बातचीत हुई, प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में ये कहा जा रहा है कि सीट कौन सी होगी जिस पर से उपचुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, ये तय कर लिया गया है। चारधाम यात्रा के दौरान सरकार सख्ती अपनाने जा रही है। इस बार साधु संतों ने हिंदुओं के अलावा अन्य लोगों के प्रवेश को वर्जित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर साफ कहा है कि उत्तराखंड में ऐसे व्यक्ति न आने पाए जिनकी वजह से
प्रदेश की स्थिति खराब हो। सीएम धामी ने कहा है कि हमारा प्रदेश शांत प्रदेश है, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के ठीक से वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं उनका वेरिफिकेशन करें। इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड न आए जिनकी वजह से यहाँ की स्थिति खराब हो सकती है। सीएम धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड सरकार सख्त है और यात्रा के दौरान हिंसा फैलाने वालों पर सरकार की पैनी नजर रहेगी। आप सब लोगों के बीच में बहुत सारे हमारे जो विधायक भाई हैं, उन्होंने सभी ने अपनी अपनी तरफ से अपनी शुभकामनाएं दी हैं, अपनी शुभेच्छा प्रकट की है और सारी की सारी चीज़ें पार्टी हाईकमान के सामने रख दी गई हैं। जल्दी इस पर अगले मैं समझता हूँ 2-3 दिनों के अंदर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो 3 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में विभाग की ओर से एआरटीओ प्रशासन अरविंद कुमार पांडे ने वाहन स्वामियों को पहला ग्रीन कार्ड जारी किया। पहले दिन ऋषिकेश में 7 ग्रीन कार्ड जारी किए गए। दून, ऋषिकेश समेत हरिद्वार और रुड़की में भी ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है और व्यवस्था में कार्मिकों और काउंटर की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। रोहित विक्रम सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए देहरादून से जुड़े हुए हैं। रोहित, ग्रीन कार्ड पर आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती हैं, उत्तराखंड में ऐसे लोग ना आए। चूंकि धार्मिक लोगों ने यह अपील की है कि धर्म से जुड़े लोग ही चारधाम यात्रा के आसपास रहें। इस पे मुख्यमंत्री ने ये रिएक्शन दिया है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है उत्तराखंड में? बिल्कुल कुंदन, और आज मुख्यमंत्री का जो ये बयान है, आज ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर है। और जिस तरह से हमने देखा कि बीते दिनों हरिद्वार में धर्म संसद में भी इस बात को उठाया गया कि चारधाम यात्रा के दौरान हिंदू धर्म के अलावा कोई अन्य धर्म के लोग जो है यात्रा के दौरान उत्तराखंड ना आ पाएँ, इसके लिए सरकार को कुछ काम करना चाहिए। और एक दिन पहले ही स्वामी स्वरूपानंद के द्वारा भी इस बात को कहा गया था कि चूँकि चारधाम यात्रा चलती है तो ऐसे में हिंदू आस्था जो है बिल्कुल प्रबल रहती है। वैसे में हिंदू तीर्थयात्रियों के अलावा उत्तराखंड में अन्य धर्मों के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। हालांकि साधु संतों का दबाव था और इसके तहत ही मुख्यमंत्री ने आज नपे तुले शब्दों में ही इस बात को कहा है कि चूँकि तमाम ऐसे वर्ग विशेष के लोग हैं, देखिए कुंदन, उत्तराखंड में और चारधाम यात्रा से जुड़े हुए ऐसे व्यवसायिक भी हैं। ऐसे जो घोड़े खच्चर वाले हैं चारधाम में सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में है। यमुनोत्री धाम में भी क्योंकि दुर्गम चढ़ाइयाँ हैं तो ऐसे में घोड़े खच्चर का प्रयोग जो है सभी तीर्थयात्री करते हैं ज़्यादातर। और ऐसे जो घोड़े और खच्चर जो संचालक हैं ये एक वर्ग विशेष से आते हैं और ये नजीबाबाद की तरफ से आते हैं। जब यात्रा शुरू होती है तो 1-2 हफ्ते पहले ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपने पशुओं के साथ में। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने कहा, और बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं जो ऐसे वर्गों से आते हैं, तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सभी का वेरिफिकेशन कराया जाए। जो गैर हिंदू हैं और जो हिंदू हैं, सब ये पता लगाया जाए कि कौन किस वर्ग से है, किस धर्म से है और वो किस उद्देश्य से उत्तराखंड आया है। यदि वो व्यवसाय करने आया है तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की ओर से जमा कराए जाएंगे। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति प्रशासन को लगता है कि अनायास ही उत्तराखंड आ रहा है या फिर नारसन बॉर्डर पर, आसारोड़ी बॉर्डर पर चेकिंग जो है अभियान को तेज़ी लाने के लिए कही गई है, इस बात को ऐसे व्यक्ति अगर चयनित होते हैं कि जो बिना किसी उद्देश्य के साथ अनायास ही उत्तराखंड आने का प्रयास करते हैं तो उनको तुरंत ही उत्तराखंड से वापस लौटाने के निर्देश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। शुक्रिया रोहित इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे लोग जिनके वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं और जो धार्मिक यात्राओं से जुड़े हुए नहीं हैं वो प्रदेश में प्रवेश न करें, ये सुनिश्चित अधिकारियों को भी करने के लिए कहा गया है। शुक्रिया रोहित इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। गर्मी के मौसम में उत्तराखंड में बिजली की अधिक खपत होती है। बिजली की मांग में इजाफा होने से प्रदेश में बिजली संकट की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। प्रदेश में स्थिति सामान्य रहे, इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में बिजली के संकट को लेकर
उन्होंने कहा है कि इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है, बिजली के संकट को सामान्य किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर अधिक बिजली की खरीदारी भी की जाएगी। मेरे सामने बात आई है, उसको लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली का जो संकट है उसको कैसे सामान्य किया जाए और अगर हमें अधिक बिजली खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसके लिए भी काम करेंगे। कल मेरे सामने बात। वहीं उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि सरकार की मंशा है कि सभी जनपदों के जिला अस्पतालों में सिटी स्कैन मशीन लगाई जाए, जिससे मरीजों को अन्य जगहों का रुख न करना पड़े। साथ ही मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि लोगों को रेफर न होना पड़े, इसके लिए भी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। उत्तराखंड में अब ब्लॉक प्रमुख भी बीडीओ की एसीआर लिखते नजर आएंगे। इसकी घोषणा पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने की है। सतपाल महाराज की इस घोषणा से प्रदेश में आने वाले दिनों में नौकरशाही की मानसिकता बदलती नजर आएगी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा है कि पर्यटन एवं पंचायती राज मंत्री पूर्व में भी सचिवों की एसीआर लिखने की बात कह चुके थे, जिसमें मुख्यमंत्री ने कमेटी का गठन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री का यह घोषणा उन अधिकारियों के लिए सबक होगी जो जनहित के कार्य करने से बचते हैं। पंचायत राज मंत्री माननीय श्री सतपाल महाराज द्वारा ये जो आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत ब्लॉक प्रमुख बीडीओ की एसीआर लिख पाएंगे, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारी भी जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और कुछ अधिकारी अपनी जवाबदेही की जो भूमिका है उससे भागते हैं। तो ऐसे में उन पर नियंत्रण करने के लिए जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनका एसीआर लिखा जाना एक सार्थक कदम होगा। तो ऐसे में माननीय मंत्री जी ने जो कदम उठाया है वो अच्छा परिणाम देगा। उत्तराखंड परिवहन निगम को इस बार चारधाम यात्रा से बड़ी उम्मीदें हैं, जिसमें यात्रा के लिए परिवहन निगम रोडवेज की बसों की संख्या भी बढ़ाने जा रहा है। परिवहन निगम में यात्रा की तैयारियों को लेकर विभागीय मंत्री चंदन राम दास ने कहा है कि पूर्व में यात्रा के लिए 40 से 50 बसों को लगाया जाता था, लेकिन इस बार कम से कम 100 बसों को परिवहन निगम यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा है कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बसों की फिटनेस, सुविधाएं और उसके रखरखाव को बेहतर तरीके से किया जाए, जिससे यात्रियों में अच्छा मैसेज पास हो सके। चारधाम यात्रा में परिवहन निगम की लगभग 40 से 50 बसें चलती है और मेरा मानना है कि इस बार हम कम से कम 100 बसें परिवहन निगम की चलाएं। और जब हमारा उद्देश्य है कि परिवहन निगम की आमदनी को हम बढ़ाएं, तो एक अवसर है चारधाम यात्रा, और मैं चाहता हूं कि चारधाम यात्रा में अच्छी बसें, साफ सुथरी बसें और बिल्कुल तकनीकी दृष्टिकोण से बिल्कुल फिट बसों को चलाऊं, और जिससे चारधाम यात्रा में सहयोग भी मिल जाएगा रोडवेज का, और चारधाम यात्रा के कारण रोडवेज की आमदनी बढ़े। इसलिए रोडवेज की प्रमुख भूमिका रहेगी। ऐसा उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ भ्रामक खबरें फैला रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बात सच है कि प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में और नेता प्रतिपक्ष के कार्यभार ग्रहण के मौके पर कांग्रेस के आधे विधायक नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन हर एक विधायक की अनुपस्थिति के पीछे वाजिब कारण है। दसौनी ने कहा कि बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी और किच्छा विधायक तिलक राज स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण दोनों ही अवसरों पर अनुपस्थित रहे। वहीं उन्होंने बताया कि चक्राता विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के क्षेत्र में बड़ी दुर्घटनाएं हुई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की क्षति हुई। इसी वजह से प्रीतम सिंह भी दोनों ही अवसर पर मौजूद नहीं रहे। और अब खबर हरिद्वार से, जहां आप ग्रामीण प्रभारी नरेश शर्मा ने श्यामपुर में बीजेपी राज्यसभा सांसद सुरेश गोपी के बीते दिनों हुए दिए गए बयान पर चाहे न चाहे एक दिन कृषि कानून वापस लाए जाएंगे पर तंज कसते हुए कहा कि इस तरह का बयान बीजेपी के राज्यसभा सांसद को शोभा नहीं देता।
उन्होंने कहा कि उनके इस बयान में हिटलर शाही नजर आती है। कई महीनों से किसानों के आंदोलन के बाद उनकी मांगों को पूरा करते हुए कृषि कानूनों को वापस लिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत देश लोकतांत्रिक देश है और इस देश में अपने अधिकार के लिए सबको आवाज उठाने की आजादी है। ये कहीं ना कहीं हिटलर शाही भी दर्शाती है। केंद्र सरकार ने किसानों का जो कृषि कानून बिल थे उनको वापस लिया और कई महीनों तक किसानों ने आंदोलन किया। उसके बाद जाकर सरकार जीती और वो कृषि कानून वापस किए। लेकिन कहीं ना कहीं एक हिटलर शाही जो सुरेश गोपी जी हैं उनके बयान में नज़र आती है कि भाई उन्होंने जैसे कहा कि हम इसको ज़बरदस्ती लेकर आएंगे कानून को, लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है, यदि आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और किसान चुप बैठने वाले। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हरिद्वार से इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। संजय, नरेश शर्मा के इस बयान को किस तौर पर देखा जाए? कुंदन, जिस तरीके से नरेश ने कहा है कि राज्यसभा सांसद को इस तरह का बयान देना सही नहीं है, हालांकि हिटलर शाही भी बताया है। राज्यसभा सांसद ने अपने बयान पर कहा था कि आप नहीं चाहती थी कि कृषि कानून वापिस हो। इसी को लेकर लगातार नरेश ने तंज कसा और साफ कहा है कि इस तरह के बयान उन्हें शोभा नहीं देते हैं। हालांकि ये भी कहा है कि किसान लगातार कई महीनों तक आंदोलन करते रहे, जिसके बाद सरकार ने ये आंदोलन वापस किया है। तो साफ कहा जा सकता है, भले ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई हो, लेकिन जो विपक्षी दल है वो लगातार ही आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। जी कुंदन, शुक्रिया संजय पुंडीर इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए इंडिया का सवाल वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी के साथ।